तो आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 सीबीएसई का एक पॉलिनोमियल्स है हमारा, इसको करेंगे। तो इसमें देखेंगे हम पॉलिनोमियल्स क्या है। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्लास 9 से ही स्टार्ट हो जाता है कि भाई पॉलिनोमियल हम क्या होता है, पॉलिनोमियल हम कैसे करते हैं। ओके, तो इसमें हम देखेंगे पहले, सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल की अगर हम डेफिनेशन देखें, पॉलिनोमियल्स जैसे हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं भाई, पॉली प्लस नोमियल्स की भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, ठीक है, मैनी टर्म्स से मिलकर बना हो। लेकिन एक डेफिनेशन इसकी ये भी होती है कि भाई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके क्या हो, हमारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में हो। जैसे मैंने लिखा है 5x² + 3x + 1। अब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस जहां पर ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन आ रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जिसमें हमारा क्या है, मतलब उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं जहां पर हमारे क्या हो रहा है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक साथ यूज हो रहे हो। अब इसमें बात करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल कब होगा, जब इसके वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में होगी। होल नंबर्स मींस इसकी पावर क्या हो सकती है, 0 1 2 एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स देखना, तो सिर्फ हमें वेरिएबल्स चेक करने हैं, पावर 1 पावर 2। ये चीजें 9 से स्टार्ट होती हैं, ये चीजें हमने 9 में की है। हम 9 से ही हम ये चीजें सीखते हैं कि भाई पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो चैप्टर नंबर जो 2 है क्लास 9 का, उसमें यही चीजें हैं। इनको हम दोबारा इसलिए करा रहे हैं जिससे कि आपको ये चीजें दोबारा से याद आ जाएंगी कि हमने क्या क्या किया था, और नहीं किया तो अब हम कर लेते हैं क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एमसीक्यूज बन जाते हैं। वैसे तो बुक में आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ये चीजें आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम, है क्या पॉलिनोमियल। अब देखेंगे इसमें कि वेरिएबल्स की पावर यहाँ 1 है 2 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया ये 2x³ + 3/x² + 1। क्या ये पॉलिनोमियल है, बताओ पॉलिनोमियल होगा या नहीं। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल, क्यों, x की वैल्यू अपन में हाँ, कि ये जो x है ना, जो वेरिएबल्स है, वो जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो सभी हमारे क्या होने चाहिए, न्यूमरेटर में होने चाहिए। अगर ये नीचे है तो इसे लेके आओ ऊपर, और अगर हम इसे ऊपर लेके आ जाते हैं तो x की पावर अगर यहाँ +2 है तो ऊपर आकर आ जाएगी -2। इसलिए ये क्या है, यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है। तो जो वेरिएबल यूज हो रहा हो वो ऊपर हो, न्यूमरेटर में हो, तब देखनी है उसकी पावर है। यहाँ तो इसकी पावर प्लस में है, तो अब आप सोचोगे कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन नहीं, आपको वेरिएबल्स क्या देखना है, न्यूमरेटर में हो, तभी उसकी पावर देखनी है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जैसा वो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये लिया हमने, क्या है पॉलिनोमियल है या नहीं है, 5 - 3x। बताओ है पॉलिनोमियल, तो सिर्फ हमें वेरिएबल्स की पावर देखनी है। वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर्स में है, तो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। और जैसा हम चेक करते हैं इसमें कि दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर 3x² + 2√x - 1। अब बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं, नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर क्या है, 1/2। रूट का मींस क्या होता है, कोई भी वैल्यू रूट में रखा है, जैसे √2 है, √2 इसका मींस है 2 की पावर 1/2। रूट में x है तो इसका मींस क्या है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। तो पावर 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं, होल नंबर्स तो ये होते हैं 1 0 1 2 एंड सो ऑन। 1/2 होल नंबर नहीं है, इसकी पावर होल नंबर में नहीं है, तो हम कह देंगे यहाँ पर क्या कि ये क्या है, नमस्ते, ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर्स में नहीं है इसमें। बस हमने पॉलिनोमियल की बात की कि पॉलिनोमियल किसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल और किसको नहीं। तो ये क्या है हमारे भाई, पॉलिनोमियल किसकी पावर क्या है, होल नंबर्स में। अब देखो ये तो हमने एक रफ आइडिया ले लिया कि भाई पॉलिनोमियल क्या है। वैसे अगर हम सिस्टमैटिक देखें भी पॉलिनोमियल किस टाइप के होंगे, किसको किस तरीके से बोला जाता है, अब हम उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछो भैया, हाँ जी, जैसे 3x² लिखा, यानी उसके पीछे 2 लिखा, 2x रूट में चला जाए तो वो पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। हाँ, अब जैसे ये रहता है, जैसे 9th में ऐसे क्वेश्चन दिए गए, ऐसे दे दिया, अगर ये ऐसे होता, मान लेते हैं ऐसे होता, रूट x पे ना होता, रूट किस पे होता, 2 पर होता, कांस्टेंट वैल्यू पे होता, तब ये पॉलिनोमियल होता। क्योंकि हमें वेरिएबल्स किसकी पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर होल नंबर्स होनी चाहिए। तो यार x² के ऊपर रूट लगा दे, x² के ऊपर रूट लगा दे, फिर तो x ही होगा। मान लेते हैं x² होता और यहाँ पर इस पर रूट लगा हुआ होता, ऐसा होता है,
तो तब क्या होता, तब ये क्या होता, पॉलिनोमियल होता। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर आ जाता। तो सभी वेरिएबल्स जो है उनकी पावर होल नंबर्स में होनी यानी चाहिए। क्यूब होता तो x की पावर, कहाँ पर क्यूब होता है? इसमें क्यूब होता नहीं क्या x की पावर क्यूब होती तो एक्स की क्यूब होती है यहाँ पर ऐसे। हाँ, क्यूब में तो हो ही सकता है, पावर कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसी को उसका उसकी डिग्री को बोलते हैं पॉलिनोमियल भी। जैसे ऐसा हो सकता है कि x क्यूब हो, 4 हो, 3x² y हो, ये भी तो पॉलिनोमियल है। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल हो, उसमें दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3-4 मैनी वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में एक ही टर्म में मल्टीप्लाई हो सकता है। x उस x की पावर 3 और रूट में वो पॉलिनोमियल वन थोड़ा निकल जाता। x की पावर 3 और रूट में हो, हाँ, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x क्यूब मतलब x क्यूब पर रूट है। तो इसका मींस पता क्या है? इसका मींस सिंपली यही तो है, x की पावर 3 और इसकी पावर 1/2। अब इसकी पावर अगर हम टोटल करें तो इसकी 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा x की पावर 3/2, और 3/2 होल नंबर नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कहीं भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं और अगर 4 होगा। आ जाए कहां पर तो 4? फिर अन्य x 4। की पावर, हाँ, फिर तो बाहर आ जाएगा। अगर x की पावर 4 आ जाती फिर तो ये बाहर आ जाता। इस तरीके से पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर x की पावर 4 हो जाती है अंदर, मान लेते हैं ऐसे यहाँ पर x की पावर 4 है, भी तो जो रूट से बाहर आ जाए, सेकंड वाला है पॉलिनोमियल, ये वाला, हाँ ये नहीं है। वही तो। तो ये नहीं है ना, क्योंकि ये इस तरीके का बन जाएगा, इसकी पावर तो ये नहीं है। ये देखना है कि भाई ये है या नहीं है। बन दिए भैया वो। जैसे ये अब देखो यहाँ पर कि 7x² है, ये है। अब बताओ ये है या नहीं है? ये है। क्यों? क्योंकि ये बाहर आ जाएगी वैल्यू। कैसे आ गई बाहर? या तो आप देख लो कि भाई x की पावर 4 है, हम x into x into x into x 4 टाइम्स कह सकते हैं। यहाँ पर 7x² है प्लस 1, क्योंकि ये तो होल नंबर में है, इसे देखना है कि होल नंबर में है। इसका एक x बार आएगा इससे और इससे एक x बार, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। रूट 4 है, x की पावर 4 है, x की पावर 4 रूट का मींस पावर 1/2। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 2। ये हो जाएगा x²। इसका मींस इसको हम क्या कह सकते हैं? x² कह सकते हैं। x² मतलब पावर होल नंबर्स में, तो ये क्या है हमारा? पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि सभी जो क्या है हमारे वेरिएबल हो गए उनकी पावर होल नंबर्स में हो गई। ये है। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आए दिमाग में वही पूछो, तो डाउट नहीं रहना चाहिए। अब जैसे अगर इसका एक सिस्टम देखें भी, क्या सिस्टम है इसका, कि अगर हम इसमें क्या देखते हैं, इनके नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग मींस कि भाई पॉलिनोमियल एक टर्म से बना है, दो टर्म से बना है, या फिर मैनी टर्म से बना है। ठीक है, अगर वो सिंगल टर्म से बना है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल, और अगर वो टू टर्म से बना है तो बाइनोमियल, बाइनोमियल। और थ्री से बना है तो ट्राइनोमियल। बाइनोमियल, और इन सभी को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, इन सभी को पॉलिनोमियल। फोर्थ वाले को क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं, लेकिन हम जो बेसिक है बस तीन वाले को ट्राइनोमियल कह के और सभी को पॉलिनोमियल कह सकते हैं। फोर्थ वाले को वैसे क्वाड्रिनोमियल कह देते हैं हम, क्वाड्रिनोमियल। ये जैसा आर एस अग्रवाल वाली बुक है इन्होंने बताया है। 5 वाले को भी इनको मतलब आगे तो कितने भी टर्म वाले हो सकते हैं ना, सभी को पॉलिनोमियल कह सकते हो। इसमें बहुत सारे टर्म है, मैनी टर्म्स हैं। या फिर कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अभी मोनोमियल कैसा? जिसमें एक ही टर्म सिंगल टर्म हो। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा 2x, जैसे हमने लिख दिया xy, जैसे हमने लिख दिया x², हमने और क्या लिख दिया x²yz। इसमें सिंगल टर्म। अब टर्म्स को कैसे काउंट करते हैं? टर्म्स को काउंट करते हैं उसके बीच में आने वाले प्लस माइनस साइन से। जैसे कि मैंने ये लिखा 2x + 1, तो अब इस टर्म को हम अलग मानेंगे, इसको अलग। इसके बीच में प्लस है ना, ये बॉर्डर का काम कर रहा है, तो हम प्लस माइनस देखेंगे उसके बीच में प्लस माइनस के बाद कोई वैल्यू है या नहीं है, तब तो दूसरा टर्म होगा उसका, वरना उसको हम एक ही टर्म मानेंगे। जैसे ये टर्म है, इसमें हमने ऐसे लिख दिया, ये एक ही टर्म माना जाएगा अगर सभी जो हमारी वैल्यूज हैं उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे कि ये सभी मल्टीप्लाई में है, तो ये एक सिंगल टर्म है, इसको हम एक सिंगल टर्म मानेंगे। जैसे ये सभी सिंगल टर्म में है। अब जैसे ये हमने लिखा है, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 3x² + x, ऐसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि xy + 1, ये भी क्या है? बाइनोमियल है। ऐसा हो सकता है क्या कि x² y + x
अपॉन 2 ऐसे होता है। देखो कांस्टेंट वैल्यू नीचे हो सकती है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना x वाली वैल्यू वो नीचे नहीं होनी चाहिए। नीचे है तो उसे ऊपर लाकर देखो उसकी वैल्यू प्लस हो जाए तब। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये x² प्लस मैंने लिया यहाँ पर 5 अपॉन x की पावर -2। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर ऊपर आ गया तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस में लिया ना हमने पावर रेसिप्रोकल हो गया है ऐसे। और वैसे भी लाइक टर्म्स क्या होते हैं? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो हम 8 7 8 में पढ़ लेते हैं, जो लाइक टर्म्स होते हैं वही प्लस होंगे। जैसे x² + 5x² 6x² हो जाएगा। लेकिन अगर ये होता x + 5x² तो ये प्लस होकर 6x² नहीं होते, या प्लस होकर 5x या 6x³ नहीं होते। कभी कभी हम इसे ऐसे कर देते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 लिख दो, ऐसे ये गलत है। तो लाइक टर्म्स ही प्लस होते हैं। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? जिसके वेरिएबल सेम हो, जिसके वेरिएबल सेम हो। तो बहुत से मतलब बहुत बच्चे हैं कि वो मिस्टेक करते हैं प्लस माइनस में, कि वो जो ये जो xy वाली वैल्यू होती है ना प्लस ही नहीं कर पाते। जैसे मान लेते हैं 2xy है, क्या ये 5x में प्लस हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ y होता मींस ये लाइक टर्म्स होते हैं जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, तो ये प्लस होकर क्या लिख जाता है? इसे हम क्या कहते हैं? 7xy। क्यों? सिंपल बात ये भी समझ सकते हो कि भाई दोनों में से xy कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या अंदर? 2 और 5। भैया x y के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा? 2 और 5 क्या x और y के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा जब दोनों में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ पर हम कॉमन लेकर ले रहे हैं ना प्लस। देखो इन दोनों कॉमन लिया, 2 यहाँ बच गया, 5 बच गया, तो 7 बच गया इनके साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए हम 7xy लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई कब होता? मतलब साइन स्क्वायर कब आता? जब हम ये मल्टीप्लाई हो रहे होते, जब मल्टीप्लाई कर रहे होते तो कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई, 5 × 10, और इन वेरिएबल्स की वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई, सेम वेरिएबल की मल्टीप्लाई की। जैसे एक मान लेते हैं x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। मान लेते हैं पावर 2 होती है, पावर यहाँ 2 होती है, 1 होती है, पावर 3 हो जाती है। मल्टीप्लाई लाइक और अनलाइक टर्म दोनों हो जाते हैं, लेकिन प्लस माइनस सिर्फ लाइक टर्म्स ही होते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 5x - 3x तो ये 2x हो जाएगा, लेकिन अगर हमने लिखा 5x - 3y तब ये माइनस नहीं होने के। या फिर हमने लिखा 5x - 3 तब ये माइनस नहीं होने के, क्योंकि आपने माइनस कर दिया और 2x लिख दिया, तब ये गलत है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पर ऐसे अगर आपने लिख रहे हो। तो ये चीजें भी कंफ्यूज करती हैं काफी, तो ये चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। तो हम कहां से कहां पहुंच गए हैं? बायनोमियल की बात चल रही थी, तो ये हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट ये सीख लिया। ट्राइनोमियल की बात की भाई, जिसमें 3 टर्म्स कैसे काउंट करते हैं वही, जैसे मैंने लिख दिया 3x² + 5xy - 1 क्या ट्राइनोमियल है? है। अब इसके टर्म्स कैसे बताएंगे हम? कौन सा टर्म की बात कर रहे हैं? 3 टर्म्स हमने कैसे काउंट किए थे? एक ये और एक ये। ठीक है, देखो ये प्लस माइनस जो होते हैं ना, ये बीच में बॉर्डर का काम करते हैं, तो ये अलग बंदा, ये अलग और ये अलग। ठीक है, ये 3 है, यहाँ पर 3 बंदे हैं समझो। ये क्या है? हमारे ट्राइनोमियल है, इस तरीके से कहेंगे। जैसे अगर ये ऐसा होता 7/2 x³ - 3x y² और इनटू में 5x ऐसा होता है, तो क्या ये ट्राइनोमियल होता? नहीं होता। क्यों? बायनोमियल। ये बाइनोमियल है क्योंकि ये तो एक सिंगल टर्म है, ये मल्टीप्लाई में है ना, जितनी वैल्यू वो एक ही मानी जाएंगी, वो एक सिंगल टर्म माना जाएगा। ये बात चल रही है इसमें। जैसे हम सिंगल मानेंगे तो क्या है इसमें? ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे अभी बताया था 3 × 5 = 15, x को x में x² और y² ये हो जाता है इसमें। ये बात थी इसमें कि भी ये हो जाएगा इसमें, ऐसा है सिस्टम। ठीक है, तो ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे? इसमें 3 टर्म्स वो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो ऐसे दे दिया उसने, मान लेते हैं ऐसे दिया इसने। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये बात है इसमें। तो इस चीज को अगर आप कर लोगे तो 9th वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चैप्टर जो 2 है 9th क्लास का वो भी समझ में आ जाएगा। एक तो ये है भाई कि हम इनके क्या नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर इन्हें डिवाइड करते हैं तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होते हैं। और अगर हम इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग, इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग इन्हें डिफाइन करते हैं तो क्या होते हैं? उनको हम डिफाइन करते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में। और यहाँ पर जो चैप्टर मतलब 2 में जो हमें करना है, चैप्टर 2 में यहाँ पर पॉलिनोमियल, वो हमें करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लास 9 में किए थे हमने लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बोलेंगे किसे? अब बात चलेगी उनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री किसे कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं? तो डिग्री किसे कहते हैं? पावर को कहते हैं, लेकिन कैसी पावर होनी चाहिए? वो कौन सी? कोई सी भी पावर लेने रेंज नहीं। जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिखा, चलो इसमें बताना हमें डिग्री क्या है। ठीक है, जैसे हमने लिखा 5x³ + 3x² y
प्लस यहाँ पर लिख दिया 7x क्यूब वाई। अब बताओ इसमें डिग्री क्या? डिग्री 3 होगी। डिग्री 3 होगी। हम कहते हैं भाई हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर 8 है। हाईएस्ट पावर 8 है, 3 है। 3 है। देखो इसमें वैसे हाईएस्ट पावर 4 है। क्यों? हम हर एक टर्म, जो भी टर्म्स है ना इसमें, जैसे ये सिंगल टर्म है हमारा, इसकी पावर देखेंगे 3 है, इसकी पावर देखेंगे 2 और 1। एक सिंगल टर्म की कंबाइंड पावर भी हो सकती है, दोनों जो वेरिएबल उसमें यूज हो रहे हैं तो उनकी पावर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसकी भी 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी डिग्री है 4। तो ये वाले आपने डिग्री नहीं सीखी होंगी कि भाई दो कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन वैसे हमने 9 में किए थे। अभी आपको याद आ जाएगा 9 में हमने इस तरीके किए थे कि ऐसे दे दिया उसने x² प्लस 2x माइनस 1। इसमें बताओ डिग्री क्या है? 3। तो इसमें 3 है। देखो हम हर एक टर्म की देखेंगे। इस टर्म की देखो, इस टर्म की भी एक डिग्री है। कैसे? इसको कहते हैं x की पावर, इसके साथ हम x की पावर लगा सकते हैं 0, किसी की पावर 0 1, यहाँ डिग्री 1 है। तो ऐसा हमने ये भी दिखा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल भी होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल को अभी हम बात करेंगे। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर पावर कितनी आ रही है? 2 और 1 3 आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी डिग्री 3 हो रही है। अब हम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको अजीब से लग रहे होंगे कि क्या दे रखा है। तो सिंपल वाले से बात करते हैं, फिर टफ पर जाएंगे। हमने डायरेक्ट टफ क्वेश्चन ले लिया, मतलब उसके एग्जांपल लिए। अब ऐसे हमने ये लिया सिंपल 2x² प्लस 3x माइनस 1। कौन सा है इनमें से? ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है। लेकिन इसकी डिग्री क्या? मतलब इस पॉलिनोमियल में जो यूज होने वाले वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स में से जो सबसे बड़ी पावर है किसी भी एक सिंगल टर्म की, वही क्या है? डिग्री है। तो डिग्री क्या है? इन तीनों टर्म्स में से वेरिएबल की पावर किसकी हाईएस्ट है, वही डिग्री है। जैसे यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर क्या 2, तो डिग्री क्या है? 2, इसकी डिग्री 2 है। जैसा अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर 4/3x³ प्लस 3x माइनस 1। डिग्री 2 का ले लेते हैं। डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक कहते हैं, अभी बात करेंगे इसकी। जैसे यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या? 3, तो डिग्री क्या है? 3 वाले को क्यूबिक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे 1 - 2x, मतलब उसकी डिग्री क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल यहाँ पर है और उसकी पावर हाईएस्ट 1 है। ये है। चलो आपने कह दिया 5, क्या 5 पॉलिनोमियल है? है 5 पॉलिनोमियल है। x की पावर हाँ, x की पावर 0। 9 में क्या था? 5 पॉलिनोमियल है। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इन सभी को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0, क्योंकि हम इसके साथ कोई भी x y z ले सकते हैं। 5 तो कांस्टेंट नंबर है ना? हाँ, 5 कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 5 ले लिया, कुछ भी ले लो आप, -2 ले लिया, 3/2 लिया, 1.5 लिया, कुछ भी ले सकते हो आप। ये सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और इनकी डिग्री क्या है? इन सभी की डिग्री 0 है। क्यों? आप इनके साथ कोई भी x y ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं x लेना है। जो भी आपके x y z एक साथ ले लो, सबकी पावर 0 लिख दो, तब भी क्या है? हाईएस्ट पावर 0 ही है। अगर आप सभी 0 0 को प्लस करोगे 0 ही है। तो यहाँ पर क्या है हमारे? पर 0 का मतलब तो 1 होता है। 0 का मतलब 1 कैसे हो सकता है? 0 का मतलब 0 होता है। तो भाई पर आपने ना 2x पे 0 एज्यूम चलो 0 का मतलब 1 होता है, तो फिर ये क्या है भाई? ये तो मैंने 5x लिखा, ये हमने 5 लिखा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 कह देंगे। नहीं 0 ही है, वो लिखते हैं। अगर हमने यहाँ पर x लगाकर पावर 1 लिख दिया तो हम 5x ही बोलेंगे। लेकिन अगर हमने 5x लगाकर पावर 0 लिख दी, इसको हम 5 कह सकते हैं। क्यों? ये तो 1 होता है, x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि ये 5x की पावर 0 5 ही तो है। बस हमने इसको ऐसे लिख दिया, क्या दिखाने के लिए? x दिखाने के लिए भी x की पावर क्या है? x की पावर यहाँ पर क्या है? 0 है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर हमेशा, मतलब उनकी डिग्री हमेशा 0 होती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो वेरिएबल यूज होगा वो क्या होगा? उसकी पावर हमेशा 0 लेंगे। क्योंकि अगर हमने 1 ले ली, अगर हमने इसकी पावर 1 ले ली, फिर तो ये 5x हो जाएगा। और x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा फिर ये कि x की वैल्यू अगर हमने 1 रख दी तो उसका आंसर 5 आएगा, x की वैल्यू 2 रख दी तो 10 आ जाएगा। तो ये वेरिएबल इसलिए तो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। कहीं पर आपने x की वैल्यू कुछ और देखी होगी, कहीं 2 आती है, कहीं 5 आती है, कहीं माइनस में आती है, कहीं कुछ भी आती है। x की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो आप कोई भी ऐड कर ले तो x लास्ट में आंसर कुछ भी आ जाता है। तो x हमने कितनी बार ऐड किया है, कहां यूज किया, और वैल्यू हर जगह अलग देखी है हमने। तो ये क्या है? इसलिए हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये तो है डिग्री का। भाई हमें क्या देखनी है? हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? उसकी डिग्री कहते हैं। अब बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत। वैसे 9 में हम इसे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, तो अभी और देखेंगे इसके एग्जांपल कि क्या क्या हो सकते हैं इसमें। जैसे ऐसे देख लो, ये देखा हमने,
इस तरीके का कोई एग्जांपल ये है, बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है? है पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है इसकी? अब डिग्री की बात करें अगर हम, क्यों? पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना उनकी पावर होल नंबर्स में है। होल नंबर्स मतलब 0 1 2, या फिर आप कह सकते हो कि प्लस है, पॉजिटिव में है। यहाँ पर 1 है, 3 है, 2 है, क्योंकि जो पावर 0 होगी वो तो दिखाएगा नहीं कभी, वो तो हम अपने आप ले लीजिए। जैसे यहाँ पर पावर 0 होगी, 0 भी हो सकती है, इसलिए होल नंबर्स में कहते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ 3 है, 2 है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन इसकी डिग्री क्या? 3। इन x जो भी वेरिएबल यूज हुआ उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसकी डिग्री क्या है? 3। क्या देंगे? डिग्री 3। ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये चीज है इसमें। अब बात कर लेते हैं लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की। अब जैसा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसा हमने 9th में किया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और ऐसे ही होता है जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसा हमने ले लिया -3 5, कोई भी नंबर ले लो, जितने भी रियल नंबर है कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। रियल नंबर वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, नॉन फ्रैक्शन हो सकते हैं, डेसिमल कुछ भी हो सकता है। ये हो गया हमारा, ये सभी क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और उनकी कांस्टेंट डिग्री, मतलब भैया? कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे 1 है, 1 1 ही रहेगा। 1 में 2 ऐड करोगे 3 आएगा, 4 नहीं आएगा कभी भी। इसकी वैल्यू 1 1 ही है, इसकी 2 2 ही है। कहीं पर भी यूज कर लो, जैसे इसको x के साथ यूज कर लिया 2 को, तो 2 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। 1 की आप कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 2 आएगा, 2 ले लो, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 ले लेंगे। तो वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? x पर। x चेंज हो रहा है बस, 2 तो वही है। तो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वो सभी रियल नंबर जो करते हैं, जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सभी जो नंबर हमने देखे हैं आज तक वो सभी कांस्टेंट हैं। तो 1 2 ये सभी कांस्टेंट है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल, देखो इनकी डिग्री की बात करें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0, क्योंकि आप इनके साथ जो भी x y z ले लो उनकी पावर क्या होगी? 0। तो यहाँ x y z आप कंफ्यूज मत होना, कुछ भी ले सकते हो। अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? जैसे मैंने एक 0 ले लिया, 0 को ही जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसका आंसर 0 है। अब इसके साथ आप x की पावर 0 ले लो, तब भी 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर तो, इसका आंसर तो 1 ही आएगा, x की पावर 0 का। लेकिन आप x की पावर 1 ले लो, तब भी तो आंसर 0 ही आएगा। 0 का x से मल्टीप्लाई वही पूछते हैं ना, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है इसका? तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो भी आप x y z ले रहे हो, कुछ भी ले लो, उसकी पावर आंसर 0 ही आ जाएगा। क्योंकि 0 किसी में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, सिंपल सी बात है। उसमें इक्वल रख के कर देंगे ना पॉलिनोमियल 0 पे, फिर ऐसे करके निकाल लेंगे। हां, तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पॉलिनोमियल आता है तो उसकी डिग्री 0 लेंगे, नॉट डिफाइंड। सॉरी, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। या हम इस तरीके से बना देते हैं, इनफिनिटी का साइन हो, ये है इसमें। तो अब लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक की बात कर लेते हैं, और हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक वाला। तो एक तो हम इसमें देखेंगे कि भाई लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, और फिर हम देखेंगे उसके जीरो किसे कहते हैं। क्यूबिक में भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे लीनियर क्यूबिक है इसमें भी, लेकिन पहले जो सिलेबस था उसमें क्यूबिक वाला हटा दिया गया था, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर किसे बोलेंगे? अब यहाँ पर हमें उनकी क्या नहीं देखने, टर्म्स नहीं देखने कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। हमें सिर्फ उसकी डिग्री देखनी, चाहे वो कितने भी टर्म वाला हो। जैसे मैंने लिखा है 2x + 1, ये वैसे तो बाइनोमियल है, लेकिन इसके बस डिग्री देखनी है हमें लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक के लिए। तो 1 है तो लीनियर है। जैसे हमने ले लिया ये 2x और y, 5/3x, अब y ले लिया x, y ले लेते हैं, x x से के x साथ। आ गया, y ले लिया। अगर x के साथ ले लिया, जैसे मान लेते हैं ऐसे ले लिया y(x(y), तब ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 हो गई है, ये क्वाड्रेटिक है, ये इसमें आएगा। क्यों? इसकी डिग्री कैसे डिफाइन हो रही है? ये एक ही टर्म है इसमें, और इसमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, उन दोनों की पावर को ऐड करेंगे, तो इसका डिग्री क्या है? 2 है। जैसे अगर ये आ जाए xy - 1, ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर मतलब क्या बन रही है? 2 बन रही है, तो इसकी डिग्री 2 है। डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक कहते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक लीनियर भी आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक भी आ ऐसा रहा नहीं हो होगा। सकता लीनियर आ जाएगा, पर उसकी हाईएस्ट पावर 2 ही लेंगे हम। जैसे ऐसा आ गया वो 2x²
प्लस 5x आ गया, इसमें 1 भी आ x रहा का y है ले और लो। 2 भी आ रहा है। x से y ले लो। x के साथ y ले लो, फिर तो पावर 2 ही हो जाएगी, x के साथ y ले लेंगे। अब x का 1 कर दो। x की पावर 1 तो है ही, 2y। ये वाली वैल्यू 1 कर दी। हाँ। तो अब ये इस यहाँ तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पावर 2 हो रही है इन दोनों को मिलाकर, तो अभी भी क्वाड्रेटिक है ये, अच्छा। अभी भी क्वाड्रेटिक है ये। तो अगर ये इस तरीके से है ना कि 5xy, यहाँ पर कह दिया आपने 2x ले लिया, तो ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? यहाँ तो पावर बना रही है, लेकिन यहाँ दोनों को मिलाकर पावर कितनी आ रही है? 1/2। तो हमें एक सिंगल टर्म की हाईएस्ट पावर देखते हैं, जितने भी टर्म्स उसमें हैं उनमें सबसे बड़ी पावर किसकी, कौन से टर्म के वेरिएबल्स की सबसे बड़ी पावर है। जैसे यहाँ पर ये सभी क्या है? लीनियर है। लीनियर ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या हो, 3 - 5x, इस तरीके से लीनियर है। यहाँ पर अगर एक और वेरिएबल आ जाता, मान लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से कह देता 3y, तब भी लीनियर होता, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है। क्यूबिक वाले की बात करें तो हाईएस्ट पावर 3 ले लो। जैसे हमने ले लिया x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर इस वाले टर्म की है 3, तो किसी को हम डिग्री मानेंगे, इसकी डिग्री 3 है, तो क्यूबिक है। और भैया ऐसे लेकिन 3xyz तो क्यूबिक में आएगा ना? क्या? 3xyz। हाँ, 3xyz ले लिया अगर हमने, तो ये क्यूबिक है, क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 ये पावर 3 आ रही है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, इसकी डिग्री आ रही है 3, इसलिए क्यूबिक है। ऐसा हो जाता है वो 5 - 3x प्लस 2x क्यूब, और हाईएस्ट पावर 4 हो तो हाईएस्ट पावर 4 क्वाड्रेटिक। नहीं, क्वाड्रेटिक तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इस तरीके की मतलब बातें हैं इसमें आगे की। वैसे हम यहाँ पर 3 पावर तक ही डिफाइन करते हैं, यहाँ पावर 4 वाला, फिर हम उसे कह देंगे पावर 4 वाला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पावर 5 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या फिर कह देंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इस तरीके से भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब इनमें एक और इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? कि जो लीनियर क्वाड्रेटिक हो, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, उसमें सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होती है जो उसे क्या करे, 0 बनाए, उसका एक ही 0 होता है। क्वाड्रेटिक वाले में 2 0 आ सकते हैं, क्यूबिक वाले में 3 आ सकते हैं मैक्सिमम। वो तीनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। 4 वाले में मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, 5 वाले में मैक्सिमम 5 आ सकते हैं। 5 ऐसी वैल्यू हो सकती है, वो अलग अलग भी हो सकती हैं और सेम भी हो सकती है कि भाई वो उन वैल्यू को रखे हैं, उसका आंसर 0 हो जाए। जैसे अब हम एक एक एग्जांपल की बात करेंगे और इसी के बेसिस पे ये एक्सरसाइज है हमारी, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने हैं और उनका रिलेशन वेरीफाई करना है, वो भी क्वाड्रेटिक वाले में। जैसे ऐसा कोई सा नहीं जिसके इनफाइनाइट 0 नहीं, इनफाइनाइट जीरो नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें उसकी डिग्री पर डिपेंड करेंगे उसके जीरो। जैसे इसके आ जाएंगे इनफाइनाइट जीरो, जीरो वाले पॉलिनोमियल के, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं है, तो इसके जीरोस भी इनफाइनाइट है। x डिफाइन, जैसे इसके साथ हमने जो भी x लिया, x की प्लेस में कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 5 4 जो भी रख लो, जितने भी रियल नंबर है, रियल नंबर डिफाइन नहीं है कितने हैं, ये भी इसमें भी क्या है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पर कह सकते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल के, जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं तो उसके जीरोस भी डिफाइन नहीं। लीनियर के बाद जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था 2x + 1, बताओ x के प्लेस पर क्या रखें कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो कैसे निकालते थे 0? डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 0 रख देंगे इसके प्लेस पर, 1 को ले लेके आएंगे -1, x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, तो 1/2 रख दोगे ना x के प्लेस पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 आएगा, -1/2 रख देंगे, नहीं आपने बना पॉइंट बोला -1/2, ठीक है। तो अगर -1/2 रखेंगे तो आंसर 0 किसे बोलते हैं, पॉलिनोमियल का जो उसे 0 बना दे, तो वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे उसी को इसका 0 बोलते हैं। तो लीनियर का एक ही 0 आएगा, तो बस -1/2 ही दुनिया में ऐसी वैल्यू है जो इसे 0 बना दे, और आप कोई भी रियल नंबर ले लो इसे 0 नहीं बना पाएगा। ये है यहाँ पर इसकी खासियत कि भाई हम लीनियर का कर क्या रहे हैं, क्या बता रहा है वो हमें। तो लीनियर में ये बता रहा है कि मेरा एक ही सॉल्यूशन है और वो यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो लीनियर है वो ग्राफ पर लाइन, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वाड्रेटिक है, ये पैराबोला कर्व बनाता है इस तरीके का, यू शेप, ठीक है, इसे पैराबोलिक कर्व कहते हैं। ये भी डायरेक्ट आ जाता है, अभी आएगा भी 10th में 11th में, ये 11th में डिटेल में है, लेकिन पैरा ये इसका वो पूछ देता है कि इसका कर्व कैसा आएगा, इसका कैसे ग्राफ बनेगा। तो ये बात हो गई कि भाई लीनियर वाला क्या देगा, एक ही सॉल्यूशन देगा।
और वो यूनिक होगा। ऐसे क्वाड्रेटिक वाला यूनिक मतलब? दो सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब जिसके जैसा कोई ना हो, जैसे तेरे जैसा कोई नहीं। और जो यूनिक नहीं होते वो क्या होंगे? ये -1/2। माइनस में जैसे होते हैं तो हाँ। यूनिक नहीं होगा कि मतलब उसका कुछ भी सॉल्यूशन आते रहे, उसकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, x जैसे की कि? y की वैल्यू। जैसे ऐसा एग्जांपल इसमें होता है। टूटते गिरता टूटता भी ना। अब देखो इसमें क्या होगा, हमारे एक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक ही सिंगल सॉल्यूशन आएगा। इसमें मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, प्लस माइनस में अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखो एग्जांपल दूंगा मैं कैसे। हाँ। जैसे क्वाड्रेटिक हमने क्वेश्चन ले लिया है, सिंपल सा ले लेते हैं जिसकी आप फैक्टर भी आसानी से कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर ले लिया हमने 7x और यहाँ पर 10। इसके फैक्टर करके सीखे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सीखा था इसका मिडिल टर्म हाँ भैया। स्प्लिटिंग। बताओ तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा क्या? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता है तो आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में लिंक मिल जाएगा आपको, उन वाली वीडियोस को देख लेना, वो हमारे अदर चैनल पर है, लेकिन उसका लिंक इसमें प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में आएगा अच्छे तरीके से, तो उसको देख लेना। अब बात करेंगे 10 के फैक्टर प्लस करने पर 7, 10 के फैक्टर प्लस करने पर 7, 2 5 10, 10 के तो फैक्टर हो रहे हैं 2 5 10। अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर 2 और 5 क्या हो रहा है हमारा, प्लस करके क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके 10। यही तो करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। अच्छा अब ये देखो इसमें x² प्लस 2x 5x प्लस 10, इसमें से क्या लेंगे, हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और इसमें से कॉमन लेंगे 5 तो x प्लस 2। यहाँ पर ये x प्लस 2 और यहाँ पर ये x प्लस 5। इसके दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई, इसको हम 0 के इक्वल लेंगे तो -2, और इसको हम 0 के इक्वल लेंगे तो ये आएगा -5, क्योंकि प्लस का 5 इधर जाकर माइनस का सी। तो आप x के प्लेस पर यहाँ पर -2 रख लो, तब इसका आंसर 0 आ रहा होगा। देखो अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पर क्या रखें, x के प्लेस में -2 रख लें, कितना आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 0। देखो सोल्व करके आ रहा है 0 नहीं, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा देखो 7 2 14, लेकिन ये माइनस और प्लस तो माइनस आएगा यहाँ पर, और यहाँ प्लस का 10। ये क्या हो रहा है, प्लस और प्लस प्लस, प्लस का 14 और माइनस का 14, 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप -5 पुट करके देख लो, 0 आंसर आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर -5 पुट करके देख लो, 35 प्लस 7 35 प्लस 10। इसको कॉन्सेप्ट का ग्राफ वाला भी दो कुछ, सब चीजें हैं इसमें 35 डिस्कस करेंगे। 10 -10 हाँ 0 आ रहा है 25, यहाँ 7 5 35 -35 10। अब आप कोई और ऐसी वैल्यू सोच के बता दो जो इसे 0 बना दे, कोई और इससे अलावा इनके अलावा नहीं है भैया, फैक्टर है ही नहीं। हाँ। तो आप कितना भी सोच लेना, कितना दिमाग लगा लेना, कोई दूसरी वैल्यू दुनिया में नहीं है जो इसे 0 बना दे। देखो छोटी सी बात है, लेकिन देखिए बहुत चीजें बता रही है आपको, ये है क्या, तो ये क्या हो गया हमारा, 0 आ गया। अब हम क्यूबिक की बात कर ले, क्यूबिक में भी ऐसा होगा या नहीं? बेस के और एग्जांपल दो ना। इसके और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये तो हमने ले लिए कि दोनों आंसर्स अलग लगा रहे हैं। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें दोनों आंसर सेम आएंगे, मतलब दोनों एक्स की वैल्यू सेम आ रही होंगी। कैसे? ऐसे भी हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया कि भी दोनों का आंसर सेम आ जाए। तो सेम का आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे हम ले लेंगे यहाँ पर एक सेम का आंसर ये वाला, ये है 9 के फैक्टर प्लस करने पर 6 आए। बताओ 9 के फैक्टर प्लस करने पर 6 आए। 3 9 ही तो होते हैं, तो बस इसमें तो इसके फैक्टर 3 प्लस 3 हो जाएंगे। इसको हमने 6 को लिखा है 3 प्लस 3, और सभी वैल्यू बिल्कुल सेम एज इट इज हमारी। अब हम क्या करेंगे, इस x को अंदर लेके आएंगे तो 3x, और यहाँ पर भी 3x, ये करते हैं बस इसमें। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा टॉपिक है जिसे आप नहीं स्किप कर सकते, इसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो हंस के करो, रो के करो, ये जरूर करना है, क्योंकि ये सभी में यूज होगा, सभी चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसे मत छोड़ना बिल्कुल भी। तो इसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक जो मिलेगा उस पर क्लिक करना, और उसमें हमने एक सेपरेट क्या बनाए हुए हैं, लेक्चर बताए हुए हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर। अगर भाई ये नहीं आते और हम क्वाड्रेटिक वाले पॉलिनोमियल करने चले हैं तो टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक सेकंड वाला चैप्टर पॉलिनोमियल है ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड है, उसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पे।
अब देखो आप, ये हो गई x की वैल्यू क्या हो गई -3 और x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर -3, तो दोनों सेम वैल्यू आ गई। सिर्फ -3 ही ऐसी वैल्यू जो इसे 0 बनाएगी, वरना और कोई वैल्यू से 0 नहीं बना सकती। तो यहाँ पर ये है भाई, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कहता है। और इससे जो आगे चैप्टर है हमारा थर्ड के बाद जो फोर्थ चैप्टर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम ये भी बता देंगे, उसकी हेल्प से जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसकी हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि भाई किसके इक्वल रूट्स आएंगे या फिर इक्वल जीरोस होंगे और किसके नहीं होंगे। जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा b² - 4ac के हेल्प से हम ये बता देते हैं क्या कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके इक्वल जीरोस आएंगे या नहीं, जो रूट्स होंगे ये वाले जो x की वैल्यू है वो दोनों सेम आएंगे या नहीं। इसकी हेल्प से कैसे अभी बता दूं थोड़ा सा, या फिर चैप्टर नंबर जो 4 करेंगे तभी है। तो क्या 4 करेंगे तब? सिंपल ही है, देखो वैसे सिंपल ये कांसेप्ट कहता है, जरूरत तो पड़ेगी बस। देखो सिंपल ये कांसेप्ट कहता है। अब सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं तुम्हें कि भाई जो मिड ये जो फैक्टर होते हैं ना मिड टर्म स्प्लिटिंग, ये किसके होते हैं? हर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या इक्वेशन के आप मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। सिर्फ किसके कर सकते हैं? जिसमें b² - 4a की वैल्यू क्या आ रही हो, 0 आ रही हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही हो। जैसे अब देखो आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। इसमें हमें किसी ने ये क्वेश्चन दिया कि भाई इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, आप करने लग गए, आपको पता है नहीं कि भाई होंगे या नहीं होंगे, बस आप दिमाग मारे जा रहे हो। जैसे मैंने आपको ये दे दिया, और भी सिंपल से दे देते हैं, ये दे दिया, बताओ हो जाएंगे से वेक्टर 3 के ऐसे वेक्टर प्लस करने पर 5 आए, नहीं होने के। चलो ये भी नहीं दे दिया हमने, 9 दे दिया, यहाँ पर 9 दे दिया। बताओ इसके ऐसे फैक्टर की प्लस करने पर 5 आए, हो जाएंगे? नहीं होंगे। वो हम बता देते हैं, इस वाली वैल्यू से बता सकते हैं, जो b² - 4ac है, जिसे हम क्या कहते हैं d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेट मतलब ठीक है, जो इसे यहाँ पर डिफाइन करता है यहाँ पर कि ये जो क्वाड्रेटिक क्या है हमारी इक्वेशन है पॉलिनोमियल। अब इक्वेशन और पॉलिनोमियल में एक डिफरेंस होता है कि हम पॉलिनोमियल कर रहे हैं तो इसमें कहीं भी इक्वल टू साइन नहीं आएगा। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में बस यही छोटा सा डिफरेंस है कि इक्वेशन में कहीं ना कहीं आपको इक्वल टू साइन मिल जाएगा देखने के लिए, लेकिन पॉलिनोमियल में कहीं भी इक्वल टू साइन नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ इक्वल टू लगाकर 0 लिख दूं या कोई भी वैल्यू लिख दूं तो वो क्या हो जाएगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन आ रहा है, और जिसमें इक्वल टू साइन नहीं है वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये छोटी सी बात है इनमें डिफरेंस। अब इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये ax² + bx और प्लस c। ये कांस्टेंट टर्म मतलब ये c की वैल्यू, x का जो कोएफिशिएंट है वो b की वैल्यू, x² का जो कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू। अब इसमें वैल्यू रखो, जैसे a b की वैल्यू है 6 तो 6 रखा हमने 6 का स्क्वायर, इसका आंसर 0 आ रहा होगा इस वाले का। 4a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 9। यहाँ 36 और यहाँ 4 9 36, आंसर क्या रहा 0। तो अगर d की वैल्यू 0 आए तो इसके इक्वल रूट्स आते हैं, मतलब दोनों x की वैल्यू सेम आती है, जैसे हमने अभी किया था सेम आ रही थी। लेकिन अगर ये वैल्यू प्लस आ रही होती तब इसके इक्वल रूट नहीं आ रहे होते, मतलब तब इसके इक्वल रूट नहीं आ रहे, तब इसके अलग अलग रूट आ रहे होते। अब उसमें भी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वो हो सकता है नहीं, या फिर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से वो जीरो सम निकाल सकते हैं नहीं, या फिर किसी का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं नहीं। वो भी ये बता देगा कैसे कि अगर ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? जो रूट से बाहर आ जाते हैं, जो वैल्यू जिसकी वैल्यू रूट से बाहर आ जाती है, जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 9 1 4 9, ठीक है, ये रूट से बाहर आ जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो अगर इस d की वैल्यू ये आ रही है, इनमें कोई वैल्यू आ रही है, तो पर क्या हो जाएगा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। फिर उसे हम किससे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम उसके x की वैल्यू मतलब वो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग निकालेंगे, फिर हम उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से की हेल्प से उसे सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म को भी स्प्लिट करके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्प्लिट मतलब तोड़ना, ब्रेक करना।
अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी में आपको अगर इस चीज को समझना है कि ये चीज क्या है, वैसे बहुत ज्यादा डीप में चले गए बच्चे, बहुत सारे मतलब कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि कहां से कहां बात चली गई। पढ़ तो रहे हैं हम पॉलिनोमियल इक्वेशन सब इसी से रिलेटेड, पर यही तो बात है, चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। वैसे जो चैप्टर नंबर 2 है, जो 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो सिमिलर टाइप है देखने के लिए, तो देखा जाए तो, क्योंकि बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला रूल हम सीख लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें, ये देखो, अगर आप ये चीज समझ गए ना जो हम बात कर रहे हैं, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कभी नहीं भूलोगे कि हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, किस तरीके से इस वाले को कर सकते हैं। अब देखो इसमें अपॉन वाली जो क्यों अप्लाई होगा, क्या ये डिस्क्रिमिनेट वाला जो फॉर्मूला कभी बताया आपने? ये वहां यूज होता है जहां पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज नहीं कर सकते इनकी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। तो उसकी अच्छी वैल्यू करने के लिए 36, जैसे देखो किसकी एक्स की वैल्यू 36 निकली, जो भी आप लोग करा दो, वो तो डी की वैल्यू निकली है, वो तो सिर्फ ये बता रहा है 36 नहीं आया था, वो तो 0 आया था, वो डी की वैल्यू आई थी, वो डी की वैल्यू ये बता रही थी कि इसके इक्वल रूट्स आएंगे अगर अनइक्वल रूट्स आएंगे। डी क्या भाई, डी क्या? इसके वैल्यू डिस्क्रिमिनेट को बोला जाता है इस फॉर्मूले में, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है 2a, इस वाली वैल्यू को d, और इसी पर डिपेंड करती है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट वाली वैल्यू पर। क्यों? क्योंकि रूट की वैल्यू जैसे यहाँ पर लग रहा है, इसे धराचार्य सूत्र बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, तो ये श्री धराचार्य जी ने दिया, तो श्री धराचार्य सूत्र बोलते हैं इसे। तो ये हमारा -b + -√b² किसके लिए यूज होता है ये? 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज होता है। ये वहां यूज होता है जहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम x की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, जहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे? अगर हम इसे देखें, इसका एक क्वेश्चन ले, इस चीज के लिए अगर हम इस पर डिस्कस करें कि भाई कहां पर यूज होता है ये, और ये बनाया क्यों है, इसका क्या यूज है, जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम कर ही रहे हैं, क्यों है? तो यही तो मेन है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो बाद की बात है, ये तो हिट एंड ट्राई का मेथड है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो वो सभी के लिए यूज नहीं है, मेन फॉर्मूला तो यही है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको डिफाइन हो जाएगा सब चीजें। जैसे मैंने लिया ये x² प्लस यहाँ पर लिया 5x और यहाँ पर लिया 4। अब देखो, अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके d की वैल्यू निकालें, d की वैल्यू निकालेंगे तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac। abc की वैल्यू देखनी है हमें, abc की वैल्यू क्या होती है, x² का जो कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू, यहाँ पर जो कोफिशिएंट रखा कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट रखा है वो b की वैल्यू, और यहाँ पर जो बचा है हमारा कांस्टेंट वो c की वैल्यू। तो अब हम देखेंगे भाई b² - 4ac से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखो, हम चेक कर सकते हैं कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा या नहीं। तो a की b की वैल्यू क्या है, ये 5 रखा हमने, 5 a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 4 25 और 4 जा 16, यहाँ आगे 9। तो हम यही बात कर रहे थे, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगी d की वैल्यू तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो अब देखो, हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया, इसे तो हम कर सकते हैं, मान लेते हैं ये कर दिया हमने। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है 4 × 4x + 4, यहाँ पर x² + 4x + 1x + 4। देखो, तो इसमें क्या आ गया हमारा d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमने इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी। लेकिन अगर ऐसा होता है, क्या होता है यहाँ पर x + 4, यहाँ कर दिया हमने x + 1, यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -4 और एक आ गया x की वैल्यू -1। इन दोनों का अलग-अलग 0 इक्वल रखा, तो 4 जलाकर -4 और 1 जलाकर -4। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होता, ये वाला क्वेश्चन तो अलग हो गया, क्वेश्चन होता कुछ इस तरीके का, मान लेते हैं 5 ही होता। अब बताओ कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाता है? नहीं हो जाती नहीं। बताओ 5 वेक्टर प्लस करने को 5 किया है, 1² तो अब यहाँ पर देखो, इनका यहाँ पर इसका सीन क्या है, यहाँ पर ये है भाई कि अब हम यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे ना d की, वो क्या है वो देखो। सबसे पहले d की वैल्यू यहाँ पर भी 5 की है, a की वैल्यू यहाँ पर 1। हाँ, पूछो एक चीज। जैसे आपने 5 को फैक्टर करेगा तो होने के लिए 5 क्या आएगा, तो हम नीचे 5 भी नहीं रख सकते। कहाँ पर 5 नहीं रख सकते हैं? यहाँ, हाँ, इसके नीचे 5 रख लो 5। तो फिर ब्रेक करके ऐसे कैसे बनाओगे? जब ये टर्म स्प्लिट नहीं होगा, फिर कॉमन किस में से लोगे? ये 3 टर्म्स थे या 4 टर्म्स हो गए, फिर इसमें से कॉमन लिया, फिर यहाँ पर कॉमन इसमें से लोगे, फिर दूसरा वाला फैक्टर कैसे बनेगा?
माइनस 99 इसके फैक्टर नहीं होने के ना, यहाँ पर हम फैक्टरी तो कर रहे हैं, इसके हम फैक्टरी तो कर रहे हैं मीटर टर्म स्प्लिटिंग से, और कॉमन ये इसके फैक्टर करे हमने। 99 कैसे? देखो बाहर। 11th क्लास वाली 25 होगी ना। यहाँ पर कितना आ रहा है? इससे b की वैल्यू तो वो जी। b की वैल्यू 5 आ रही है, 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देखो जब तक d की वैल्यू प्लस में आती रहेगी तब तक तो हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर d की वैल्यू माइनस में आ जाती है ना, फिर हम कह रहे थे रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू माइनस में आ जाती है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है ये, यहाँ पर d तो आता है और d की वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है, मान लेते माइनस में 5 आ जाती है, तो रूट में माइनस के 5 डिफाइंड नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर में आ जाते हैं। तो ये सब क्लास 11 में करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब एक दिमाग आ रहा है हम तो अलग था। यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पूरा फॉर्मूला। तो देखो इसमें क्या आ रही है वैल्यू 5 आ रही है। ये अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना तो आप इसके मीटर टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी x वैल्यू फाइंड जरूर कर सकते हैं। अब मेथड आता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला, जो है हमारा ये वाला फार्मूला लगता है इन जैसी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है हमारी, उनको सोल्व करने के लिए। कैसे निकाल सकते हैं हम? यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू रखो, देखो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू 5 आ रही है, माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ डी की वैल्यू 5 आ रही है, ये वाली यहाँ रखी है हमने। यहाँ प्लस माइनस क्यों है? यहाँ पर दो वैल्यू आती है ना, यहाँ पर भी दो वैल्यू आएंगी, x की जैसे यहाँ दो आ रही है। तो 2a की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा, मतलब 2 ही रहेगा ये। तो -5 प्लस माइनस √5/2 ये वाली वैल्यू आ रही है। अब इनसे दो वैल्यू कैसे निकलेंगे x की? देखो इनसे दो वैल्यू कैसे निकलेंगी? एक बार तो जहाँ प्लस माइनस है ना, वहाँ एक बार प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो, ये दो वैल्यूज होगी। आप इन्हें रख के देख लो इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको जीरो बना देगी, मतलब ये कहेगा कि रख के दिखाओ कि जीरो आ रहा है कि नहीं कहेगा। हमसे सिर्फ कहेगा जो हम चैप्टर नंबर 2 में करेंगे, बहुत छोटी सी बात कहेगा कि भाई उसका क्या करो, जीरोस निकालो और वेरीफाई करके दिखाओ। जीरोस निकालो और वेरीफाई करके दिखाओ का मतलब देखो यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना, उसके कोएफिशिएंट जो होंगे, जैसे इसके तो हमने फैक्टर किए थे ना, अभी कितने आ रहे थे, x + 4 और x + 1 आ रहा था, ये आ रहे थे। तो इसमें क्या होता है, दो वैल्यू आए थे -4 और -1। देखो ये जो x की वैल्यू आएंगे उनको वो एक को अल्फा मान लेता है, एक को बीटा, इनको कहते हैं इनके जीरोस, अल्फा और बीटा इनके जीरोस हैं। तो इसमें एक रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहता है कि जीरोस में अल्फा एक सिंबल है, बस हम जहां पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई एक इसका जीरोस, ये अल्फा है बीटा, अल्फा बीटा के भी लिख दे तो मैं बुक में ये रिप्रेजेंटेशन दे रखे हैं तो ये लेने हैं हमें। ले तो हम कुछ भी सकते हैं, एबीसी वैसे हम यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट लेंगे, एबीसी हम ये जो पॉलिनोमियल है इनके कोएफिशिएंट लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू क्या है 4 है। तो इन जीरोस में और ये जो कोएफिशिएंट में इनमें एक रिलेशन होता है क्या कि हमेशा जीरोस का सम ऑफ जीरोस हमेशा इक्वल आता है -b/a सम ऑफ जीरोस मतलब, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आता है c/a। सम ऑफ जीरोस का मतलब है आगे दोनों को जोड़ दिया जाए, -4 प्लस -1 को जोड़ दिया जाए, कितना आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है। ऐसे इसको सोल्व करके देख लो, माइनस का 5 आएगा b, तो b की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 5 और a की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो आगे माइनस का 5, देखो हो गया ना इक्वल। तो ये सम ऑफ जीरोस हमेशा -b/a के इक्वल आएगा। यही है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये हमें वेरीफाई करके दिखाने होते हैं कि भाई इनका एलएचएस और आरएचएस इक्वल आए। जैसे अगर हम यहां रखें अल्फा की वैल्यू -4 और b की वैल्यू -1, तो c की वैल्यू क्या आएगी हमारी 4 और a की वैल्यू 1, ये माइनस माइनस प्लस का 4 और 4, क्या समझ में नहीं आया तो मत समझो, अब आने का भी नहीं है। ऐसा हमारे टीचर कहते थे, कोई बच्चा कहता था ना कि सर समझ में नहीं आया, तेरे आने का भी नहीं है, तू रहने दे मत समझ। जिसके समझ में आ गया वो खुश हो जाओ, नहीं आया तेरे आने का भी नहीं। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ये है कि जब समझ में ना आए तो उसे बाद में किया जाए, अभी दिमाग शांत रखना है, क्योंकि इससे पहले की जो कहानी चली थी ना उसमें तुम्हारा दिमाग खत्म हो चुका है। इसे थोड़ा रिफ्रेश करने के बाद फिर समझ में आएगी बात, क्योंकि वो बात तुम ज्यादा दिल पे ले गए, ये बात इसलिए समझ में नहीं आ रही, ये छोटी सी बात है वो बहुत ज्यादा ये है, ठीक है। तो ये है इसमें कि भाई हमें क्या करना है कि पहले जीरो निकालने हैं। जैसे हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं x²,
ये हम बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक क्या ले रहे हैं, पॉलिनोमियल ले रहे हैं जिनके हम फैक्टर करेंगे। एक्स स्क्वायर जैसा हमने यहाँ पर ले लिया, ये ले लिया, बताओ इसके फैक्टर बताओ। 20 का फैक्टर प्लस करने पर 9, 4 + 5, 5 + 4, 5 + 4 क्या था, 4 + 5 कर दो क्योंकि बीच में प्लस है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस वाले में हो जाती है। यहाँ पे प्लस आया क्योंकि प्लस अंदर जा रहा है हमारा +20। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x + 5, तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, ये निकाल रहे हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू जीरोस। तो यहाँ आ x + 5 और यहाँ की वैल्यू x + 4। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -4। इसमें इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा। अब इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, तब हमें क्या करना है, पहले में दिखाना कि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आए, -b/a के। तो हम इसके LHS साइड ले लेते हैं जो है सम ऑफ जीरोस। इसकी वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू आ रही है -5 प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -4। तो -5 और -4 कितना जाएगा, -9। अब इसमें हम RHS ले लेते हैं -b/a। तो -b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसमें देखेंगे ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की। a की वैल्यू क्या है -9 और a की वैल्यू 1। तो -9 तो आएगा अगर हम लेंगे इसके नीचे, तो ये हो गया 95। अब अगर हम इसमें देखते हैं सेकंड वाला रिलेशन के प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल हो, c/a के। तो अल्फा की वैल्यू क्या -5 और बीटा की वैल्यू क्या -4। तो कितना आ रहा है, माइनस और माइनस प्लस का 20, ऐसे इधर आना चाहिए। c/a की वैल्यू, c की वैल्यू क्या 20 और यहाँ 1 बस, तो 20/1 कितनी आनी चाहिए 20, हो गया वेरीफाई। ऐसे वेरीफाई करके दिखानी है वैल्यू बस। तो ये है चीज ऐसी, ठीक है, हो गया आधे से सारे। मतलब इसे ऐसे लिखने हैं सही तरीके से, ऐसे लिख के दिखाएंगे हम, ऐसे दिखाएंगे। इसमें LHS मतलब क्या होगा, LHS का लेफ्ट हैंड साइड, हाँ। लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड क्लास में साइड, ये है। सेकंड में